सो गाइज आई होप यू आर वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। सबसे पहले तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से एंजॉय किया कीजिए यार। हर एक दिन जो होता है लाइफ में वो आप लोगों को एक मौका देता है अपनी जिंदगी को और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने का। तो किसी भी तरीके से अगर उसमें थोड़ी सी खुशी आती है, उसमें हंसी आती है, थोड़ा सा प्यार आता है, तो वो दिन आप लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए। वो दिन चाहे कोई भी हो सकता है, तो आप लोग उसको सेलिब्रेट कीजिए, पर लेकिन थोड़ा सा खुशी के साथ में, हंसी के साथ में, अंदर से खुश रहना सीखिए। हर एक चीज को, हर एक मूवमेंट को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। तो इससे जो भी काम आप लोग करते हैं फिर उसको करने में भी आप लोगों को मजा आने लगेगा, वो काम भी आप लोगों को अच्छा लगने लगेगा। तो यही एक पैटर्न है जिसको आप लोग लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और देखिए, मुझे पर्सनली तो बड़ी अच्छी लगती है जब भी कोई इस तरीके से कोई डे आता है, जब उसको सेलिब्रेट करते हैं तो हमको एक मौका मिलता है अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी जिंदगी को हंसी खुशी देने का, अपनी जिंदगी को एक नई उमंग देने का, नई चाह देने का। तो यही एक तरीका होता है। तो जिंदगी को जीते रहो, अच्छे से एंजॉय करते रहो। और अच्छे से एंजॉय करते करते देखिए, अगर जिंदगी में अगर सही चीजें आप लोगों के हाथ लग जाती है ना, सही इंसान, सही पार्टनर, सही दोस्त, सही रिलेशनशिप, ये सारी चीजें, तो ये समझिए आप लोग एक खुश नसीब इंसान है आज की इस दुनिया में। तो इस तरीके से अगर सही इंसान आपकी लाइफ में कोई आता है तो उसको पकड़ कर रखिए और कोशिश कीजिए कि आप भी उसके लिए एक सही इंसान बने। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों एक दूसरे को सही तरीके से पूरा कर पाए तो वही जिंदगी जो है आप लोगों को एक अच्छी जिंदगी आप लोगों को नजर आएगी। इसके ऊपर एक छोटी सी एक स्पेशल वीडियो आप लोगों की देखने को मिलेगी आज। जो एक वीडियो आएगी, वो वीडियो थोड़ी सी मेरा पर्सनल कुछ एक्सपीरियंस है जो मैं वहां पर शेयर करने वाला हूं। मतलब कि पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब कि मैं क्या सोचता हूं इसके बारे में, ठीक है, कि एक तरीके से किस तरीके से चीजों को लेकर चला जा सकता है। कई सारे बच्चों ने पूछा था, मेल भी मेरे पास में आए, कई कमेंट भी मैंने देखे थे। तो मुझे लगा कि एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक इंसान जो है इसके बारे में जानना चाहता है, सुनना चाहता है, और इसके बारे में बात भी होनी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है। कम से कम एक थोड़ा सा जो मैं एक रोल प्ले कर सकता हूँ, थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो एक छोटी सी वीडियो रहेगी, 3-4 मिनट के करीब की वीडियो रहेगी। तो कुछ बातें उसमें बताऊंगा, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आप लोगों की लाइफ को वो एक डायरेक्शन दे, थोड़ा चीजों को समझने में हेल्प करे। हो सकता है बहुत सारे उसके बारे में जानते भी होंगे, पर लेकिन मैं अपना व्यू उसके ऊपर बताऊंगा, ठीक है। तो उसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। वो वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा लगभग 10-10:30 बजे के करीब, या फिर 10-11 के बीच में मैं पहले से उसका प्रीमियर लगा दूंगा ताकि आप लोगों को देखने को मिल जाए, ठीक है। तो उसको आप लोग एंजॉय कर पाएंगे। तो आइए अब आगे बढ़ाते हैं आज की ये वीडियो जो है, हालांकि एक छोटी रहने वाली है, ज्यादा लंबा डिस्कशन नहीं करूंगा। एक तो डॉक्टर मुझे कंटिन्यूस बोले जा रहा है कि रेस्ट कर लो, मैंने रेस्ट नहीं किया, और ऊपर से संडे भी आ गए, तो मैंने सोचा कि संडे में रेस्ट कर लूंगा थोड़ा सा। तो एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करूंगा। जो टॉपिक होंगे वो बड़े प्यारे होंगे, उसमें काफी कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो क्विज है वो नहीं इसके अंदर होगा, पहली बात, उससे वीडियो कुछ छोटी हो जाएगी। रिविजन क्विज भी इसके अंदर नहीं होगा। जो रिविजन क्विज आप लोगों का रहेगा वो मंडे वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उससे भी इसकी लेंथ छोटी होगी। और कुछ टॉपिक मैं यहां पर कवर करने वाला हूं, ठीक है। उस कुछ टॉपिक जो रहेंगे उसमें वो इतने इंटरेस्टिंग है कि आप लोगों को जानकर भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि यार ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। तो आइए डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। अरे हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आप लोगों से अभी 1-2 वीक पहले शेयर भी की थी। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि मैंने कहा एक बार नोटिफिकेशन आ जाए तो थोड़ा सा आप लोग के अंदर और सीरियसनेस आ जाएगी, आप लोग चीजों को और थोड़ा अच्छे से फॉलो करेंगे। कई सारे बच्चे ऐसे होता है कि नोटिफिकेशन आने के बाद में पूरे जी जान से लग जाते हैं। तो नोटिफिकेशन आ जाएगा इस वीक में, 1-2 दिन के अंदर जब भी चीजें होती हैं। उसके बाद में फिर एक रिवीजन सीरीज में आप लोग स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। कोशिश करूंगा कि उसमें जो भी आप लोगों का जो करंट अफेयर है वो सारा कवर हो जाए उसके अंदर में, ठीक है, ताकि अच्छे से एक पकड़ आप लोग की करंट अफेयर के ऊपर बन जाए। तो हो सकता है कि वीडियो ये थोड़ी लंबी भी हो, क्योंकि ये तो वीक में 1 या 2 वीडियो आएंगी, ठीक है। तो जैसे भी होगा उसको हम लोग देख लेंगे। तो वो लगभग आप लोगों का मतलब टाइम ड्यूरेशन तो जब पहली वीडियो आएगी उसके बाद ही डिसाइड होगा। पर हाँ, 1-2 घंटे से ज्यादा मुझे लग रहा है, ठीक है। 2 घंटे से ज्यादा रहेगा, उससे तो कम रहने से रहा, जितनी चीजें कवर की जाएंगी। तो उसमें ये होगा कि एक जिस्ट आप लोगों को एक जगह इकट्ठा मिल जाएगा। जो रेगुलर वीडियो आप लोग देख रहे हैं उनको तो बहुत ज्यादा फायदा उससे होने वाला है, उनका तो एक रिविजन भी हो जाएगा। पर लेकिन जिसने आज तक कोई वीडियो ही नहीं देखी है, जिसको पता ही नहीं है करंट अफेयर क्या है, उसको भी मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम इतना तो बता ही दूं कि पेपर में अगर बैठे वो इंसान जाकर तो ये ना लगे कि यार कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो बाकी जो रेगुलर देख रहे हैं उनके लिए एक रिवीजन होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि हाँ बहुत गहराई में जाकर चीजें पढ़ाऊंगा, अगर ऐसे पढ़ाऊंगा तो फिर
पता नहीं क्या हो जाएगा वो वीडियो, वो पता 35-40 घंटे की बन जाएगी, 1 महीने की वो वीडियो। उसमें ऐसा जिस्ट मैं आप लोगों को दूंगा कि एक टॉपिक रहेगा, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि वहीं पर ही वो टॉपिक की कुछ जो खास बातें 1-1.5 मिनट के अंदर एक टॉपिक को खत्म करते हुए चले, ठीक है। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा कुछ सोच रहा हूं माइंड में, ओके। बाकी आप लोगों से मैंने सजेशन भी मांगे थे, फिर से आप लोग कुछ सजेशन दे सकते हैं अगर आप लोगों के माइंड में चल रहा है। नेक्स्ट वीक से मैं कोशिश करूंगा, नेक्स्ट वीक से इसको स्टार्ट कर दूं, अगर मेरी तबीयत सही रही तो, ठीक है। जो कि अब थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूं, खांसी सी है हल्की फुल्की अभी भी अंदर से, मतलब आप लोगों को देख रहा होगा, जो रेगुलर मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता होगा कि वॉइस जो है मेरी चेंज है अभी, ठीक है। आप लोगों को वॉइस में मेरी चेंज नजर आ रहा होगा, जो मेरी नॉर्मल वॉइस है उसमें और जो फिलहाल मैं भी बोल रहा हूँ उसमें हल्का सा चेंज है, क्योंकि मैं भी अभी दोस्त से भी बातें कर रहा था तो उसने भी बोला कि क्या हो गया, उसको पता नहीं था एक्चुअली बीमार हो रखा हूँ, कह रहा है कि आवाज़ बहुत चेंज हो गई है। मैंने कहा हाँ कुछ चल रहा है ऐसा ही कुछ मीठा मीठा सा दर्द चल रहा है आजकल आवाज़ में मेरी, तो मुंह में भी कुछ छाले वाले से हो गए, तो मैंने कहा इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो वो चीज़ें हैं, तो ये थी कुछ बातें। बाकी आइए अब कुछ न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग सजेशन देना, मैं कोशिश करूँगी पूरा करंट अफेयर कवर करा दूँ आप लोगों का, ठीक है, ताकि अच्छे से आप लोगों की पकड़ बन जाए। उसके ऊपर एग्जाम में रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा, जिसका रिवीजन नहीं हो रखा एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। खासकर ये फोकस जो रहेगा मेरा, वो जो मेनली रहेगा एक अच्छे लेवल से, यानी कि अगर इस लेवल पर आप लोग अगर पढ़ लेंगे तो आप लोग नीचे लेवल के जो भी एग्जाम है, वनडे टाइप के जो एग्जाम होते हैं उनको भी कवर कर लेंगे। यूपीएससी के लेवल पर लेकर चलूंगा, और यूपीएससी के लेवल पर आप लोगों को पता है चीजें कवर कर लो तो फिर सारे एग्जाम आप लोग कवर हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप लोगों का चाहे वो आगे असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर कोई चल रहा है, सीडीएस का चल रहा है, एनडीए का चल रहा है, सीएपीएफ का चल रहा है, एसएससी का अगर पेपर दे रहे हैं, बैंकिंग का दे रहे हैं, तो उनमें भी आप लोगों को बहुत फायदा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि डिटेल में चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ाते हैं। बात की जा रही है यहां पर यूएसए और चाइना के रिलेशन के बारे में। तो भी आप लोगों को पता है यूएसए के अंदर एक नए प्रेसिडेंट चुनकर आए हैं, जो बाइडन, जो कि 46th प्रेसिडेंट है, ठीक है। पेन दूसरा उठा लेते हैं। 46th प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। और चाइना की हरकतें आप लोग जान ही रहे हैं, तो चाइना की जिस तरीके से हरकतें चल रही हैं उसको थोड़ा सा टैकल करने के लिए अभी अगर बात की जाए तो कई सारी बातें अभी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। मैं आप लोगों को ये जो मैप यहां पर दिख रहा है, ये मैप आप लोगों को थोड़ा सा ढंग से समझाऊंगा। अभी पहले आप लोग समझिए बात क्या चल रही है। बात ये चल रही है कि चाइना के द्वारा अभी यहां पर यूएसए को बोला गया कि ये सही चीज नहीं है कि तुम हमारे वाले एरिया में एक वॉरशिप लेकर आए। इनका एरिया कौन सा बोल रहे हैं यहां पर, ये पर्टिकुलर एक आइलैंड है जिसको लेकर यहां पर ये बातें बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आइलैंड है, इस आइलैंड को जो यहां पर आप लोगों को दिख रहा है, अभी 1 मिनट रुक जाओ, मैं आप लोगों को जूम करके दिखाऊंगा ये वाला मैप। यहां पर अब आप लोग देखिए, ठीक है, एग्जैक्ट यहां पर ये आप लोगों के सामने। अब अगर इसको आप लोग देखेंगे यहां पर, तो आप लोग यहां पर देख पाएंगे ये एग्जैक्ट लोकेशन हो गई यहां पर, ठीक है। तो ये यहां पर पार्सेल आइलैंड, ठीक है। तो ये जो आइलैंड है ये चाइना बोलता है ये मेरे एरिया है। ये चाइना बेसिकली जो आप लोगों को देखने को मिल रही है ना, ये जो रेड लाइन देखने को मिल रही है, रेड लाइन वो चाइना की है। ये अब आएगी एकदम देखना, ये जो बड़े वाली ये लाइन जो रेड लाइन होगी ये चाइना की। ये सारा बोलता है कि चाइना ये मेरा एरिया है, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ब्रुनई का भी एरिया देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को ये वाला एरिया जो हो गया, ठीक है, ये इस पर्टिकुलर कंट्री का आप लोगों को यहाँ पर मलेशिया का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो रेड वाला एरिया हो गया, यहाँ पर ये थोड़ा सा ये पर्टिकुलर अभी देखना, 1 मिनट, ये वियतनाम बोलता है कि ये मेरे वाला एरिया है, ठीक है। इसी के साथ में फिलीपीन भी बोलता है कि यहाँ पर मेरे वाला भी एरिया है, ठीक है। जिस तरीके से अभी देखना ये आप लोगों को फिलीपीन वाला एरिया नजर आएगा। तो इस तरीके से फिर इंडोनेशिया भी बोलता है मेरा एरिया है, पर चाइना बोलता है मेरा एरिया है। तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से अगर बात करें, ये जो पर्टिकुलर एरिया जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की, ये एरिया अलग अलग कंट्री के हिस्से में आता है, पर लेकिन चाइना बोलता है मेरा एरिया है। तो इस एरिया पे ताइवान, फिलीपीन, ब्रुनई, मलेशिया, वियतनाम, अलग अलग एरिया के जो कंट्री हैं वो क्लेम करते हैं। पर चाइना ने बोला कि ये पार्सल वाला मेरा एरिया है, तो आपने यहाँ पर वॉरशिप लेकर आए, ये सही नहीं है। तो दोनों के बीच में थोड़ी तनातनी हुई। ये सारा एरिया कहाँ पर है, ये साउथ चाइना सी के अंदर है। चाइना बोलता है कि ये हिस्टोरिकली अगर उठाकर देखोगे तो ये हमारा एरिया है, हमारे ही अंडर का एरिया है, तो हमारा ही एरिया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये यहाँ पर चाइना के बारे में बात करें तो यूएसए ने बोला कि देखो यार, हम जो एरिया में गए हैं, अपना जो जहाज लेकर हम लोग पहुंचे हैं, ये एक इंटरनेशनल एरिया है, ये आपका एरिया नहीं है, ठीक है। अगर चाइना के बारे में बात करें तो चाइना इसको, जैसे जिसको मैंने आप लोगों को पार्सल आइलैंड बोला, चाइना इसको XISHA, ठीक है। तो ये इसको पर्टिकुलर इस नाम से पुकारता है चाइना, ठीक है। तो चाइना इसको बोलता है कि मेरा एरिया है, ये पर्टिकुलर इसमें इस तरीके से एंट्री नहीं ले सकते, और ये वायलेशन है सोवरेनिटी का, ठीक है। और ये रीजनल पीस को भी हैम्पर करेगा अगर फ्यूचर में आप ऐसी हरकतें करोगे तो इसके द्वारा ये बातें बोलेगी। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये है पर्टिकुलर एरिया जिसको अलग अलग कंट्री अपने क्लेम में बोलती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इधर फिलीपीन भी बोल रहा है, इधर वियतनाम भी बोल रहा है, चाइना इधर बोल ही रहा है। तो ये इस तरीके से कई सारी ऐसी एरिया है। अगर बात करें हम लोग जो यूएन का जो क्लोज है यहाँ पर
पर्टिकुलर सी को लेकर, उसमें बोलता है कि 200 न्यूटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो एरिया है ना, यहाँ पर ये, तो ये पर्टिकुलर एरिया ये चाइना से नहीं कि चाइना के अंडर में आएगा बस अकेले के, ठीक है। तो चाइना का जो एरिया है अगर उस तरीके से देखा जाए इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, तो चाइना का एरिया यहाँ तक है, ठीक है। पर लेकिन चाइना बोल कहां तक रहा है, चाइना बोल यहां तक रहा है। तो यूएस से बोल रहा है कि हम लोग इंटरनेशनल लॉ मानते हैं, हम लोग आपका लॉ नहीं मानेंगे, इसलिए हम लोगों ने यहां पर विजिट किया और हमको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या सोचते हो। तो ये पर्टिकुलर एक तरीके से एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं यूएस से जो है वो चाइना को यहां पर दिखा रहा है उसकी औकात, और कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए कि शेर को सवा शेर मिलता है। अगर तुम एक तरीके से कोई बदतमीजी करोगे कहीं पर, तो वहां पर सामने वाला कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो तुम्हारे सामने आकर बदतमीजी करके जाएगा। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि हमेशा अपना जो भी हिस्सा है उसको एंजॉय करो, दूसरे के हिस्से पर नजर मत डालो, तो ज्यादा बेटर रहता है। बाकी एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों को बताई थी, जैसे यहां पर अभी यूएसए ने आकर बात की, वियतनाम की चाइना के साथ में वैसे झड़प रहती है। ऊपर अगर आप लोग जाएंगे, अभी तो मैंने इस एरिया के बारे में बात की, ऊपर जाएंगे तो जापान के साथ में अलग आप लोगों को ईस्ट चाइना सी में, यहां पर साउथ कोरिया के साथ में अलग, चाइना की हर एक कंट्री के साथ में कहीं ना कहीं जो एरिया है बॉर्डर है उसको लेकर इशू बने रहते हैं। तो ये जो इशू है कहीं ना कहीं चाइना को ये दिखाने की कोशिश की जाती है इन कंट्रीज के द्वारा, जब यहाँ पर सॉरी यूएसए के द्वारा ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि उन कंट्रीज को तुम दबा सकते हो, पर लेकिन जब यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से बात आएंगी तो हम अपने हिसाब से चलेंगे, तुम हमको नहीं दबा सकते। तो कहीं ना कहीं वही है कि अब इनको यहाँ पर बोलने वाला मिल गया, तो इसलिए यहाँ पर ये अब देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हल्का सा क्वेश्चन बन सकता है ये आइलैंड के बारे में भी और लोकेशन के बारे में भी, कहां पर ये है, क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें मैंने आप लोग से डिस्कस की, ठीक है। बाकी एक लाइन यहां पर और लिखी हुई है, ये है UNCLOS, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज, यानी कि जो सी से रिलेटेड लॉ हो जाते हैं उसके ऊपर यहां पर कन्वेंशन था। ये जो कन्वेंशन यहां पर आया था, ये आया था 1982 में, 1982 में ये कन्वेंशन आया था। 168 कंट्री आज के में इसकी पार्टीज हैं, ठीक है। इसका जो इंपोर्टेंट है, जो याद रखिएगा, ये आप लोग याद रखिएगा, ये है यहाँ पर मोंटेगो बे। मोंटेगो बे कहां पर है, ये जमाइका जहां के हुसैन बोल्ट थे, तो वहां पर इसकी लोकेशन है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर जो सेक्रेटरी जनरल है यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन, तो यूएन के बारे में बात की जाए तो यूएन के अंडर में ये आता है। तो ये जो लॉ है ये अलग अलग कंट्री को यहाँ पर ये ओशन के अंदर एरिया डिवाइड करके देता है, ताकि हर एक कंट्री जो है वो उसको एक तरीके से उसको कुछ ना कुछ मिल सके। पर लेकिन चाइना जैसी कंट्री जो बोलती है कि नहीं बस हमारे ही लिए है, हम ही यहाँ पर एक तरीके से अपना हिसाब चलाएंगे, तो फिर सही नहीं है। तो फिर ये थोड़ी सी चीजें जो है वो अलग तरीके से देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये भी एक थोड़ा सा इसके बारे में न्यूज है जो कि याद रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं एनर्जी और रिसोर्सेज के बारे में। तो ये न्यूज आप लोगों को इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सबसे जो जैसे कि अगर पेट्रोल और डीजल नॉर्मली आप लोगों ने बड़ी नॉर्मली सुना होगा, तो पेट्रोल और डीजल में डिफरेंस जो होता है वो आखिर क्या होता है, कि हाँ हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पर जो डीजल महंगा रखा है, पेट्रोल वो डीजल सस्ता रखा है, पेट्रोल महंगा है, तो क्या रीजन होता है, तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे, ठीक है। तो जनरल तरीके से भी आप लोग इस टॉपिक को यहाँ पर देख सकते हैं। ये बात की जा रही है, समझते हैं इसके बारे में। पहले ये समझ लेते हैं कि ये न्यूज में किस लिए है। जो क्रूड ऑयल प्राइस है, ठीक है, जिसको आप लोग कच्चा तेल भी बोलते हैं, जिसमें से क्या क्या निकाला जाता है, डीजल निकाला जाता है, क्रोसिन निकाला जाता है, पेट्रोल निकाला जाता है, गैस निकलती है, क्रोसिन जिसे मिट्टी का तेल हो गया, कैरोसिन जिसको आप लोग बोलते हैं नॉर्मली, क्रोसिन नहीं कैरोसिन बोलेंगे, क्रोसिन तो गोली होती है वैसे, ठीक है। तो कई सारी चीजें निकाली जाती हैं, तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। अभी पहले ये समझिए न्यूज क्या है। पहले अभी क्या हुआ है यहाँ पर रिसेंटली, ये जो क्रूड ऑयल है, ये कच्चा तेल है, इसका प्राइस बढ़ गया है। प्राइस बढ़ क्यों गया, प्राइस इसलिए बढ़ गया क्योंकि देखिए जो पहले प्राइस डाउन हो गया था काफी ज्यादा, कोविड-19 के चलते लोगों ने खरीदा नहीं था तेल, तो प्राइस जो है वो काफी डाउन आ गया था। पर लेकिन अब जो प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है उन्होंने प्रोडक्शन कम कर दिया है। प्राइस बढ़ने के क्या तरीके होते हैं, या तो जो प्रोड्यूस करने वाले जो लोग हैं वो प्रोडक्शन कम कर दें तो मार्केट में कम अवेलेबल रहेगा तो प्राइस बढ़ जाएगा, या फिर डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाए मार्केट में कि खरीदने वाले बहुत ज्यादा आ जाए एकदम, और यहां पर अवेलेबिलिटी कम हो जाए तो प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो डिमांड तो ज्यादा है नहीं है कोविड-19 के चलते, तो बात ये चल रही है कि लोगों ने जो यहां पर बहुत कम खरीदा था तो उसकी वजह से नेगेटिव चीज चल रही थी। तो जो प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है उन्होंने प्रोडक्शन कम कर दिया, तो प्रोडक्शन कम करने से मार्केट में अवेलेबिलिटी कम होगी, तो क्रूड ऑयल जो है काफी दिनों बाद यहां पर जो $60 पर बैरल क्रॉस कर पाया यहां पर 1 साल के बाद में, ये कच्चा तेल होता है।
अगर आप लोग कोई कच्चा तेल खरीद कर लेकर आते हैं, जैसे हमारी कंट्री अगर यूएसए से या फिर दूसरी कंट्री से क्रूड ऑयल खरीद कर लेकर आ रही है कच्चा तेल, तो कच्चा तेल जैसे वो खरीद कर लेकर आएंगे तो उसमें से आप लोगों को यहाँ पर कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे नीचे आप लोग यहाँ पर निकल के आएगा, ये है बिट्यूमन, ठीक है। इसके ऊपर आप लोग जाएंगे तो डीजल। ये जैसे जैसे यहाँ पर प्योरिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी इसकी, जितने ज्यादा ऊपर चले जाएंगे उतनी ज्यादा प्योर होगी। सबसे ऊपर गैस है, यहाँ पर पेट्रोल देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को ये है नाफ्था, ठीक है, ये देखने को मिलेगा। कैरोसिन देखने को मिलेगा, डीजल देखने को मिलेगा। डीजल से ज्यादा बेटर जो होता है वो कैरोसिन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये सारी चीजें निकाली जाती है इसमें से, जो कि आप लोग का जो क्रूड ऑयल होता है। तो क्रूड ऑयल के बारे में मैंने आप लोगों से बात की। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ बातें, यूएसए के अंदर जो था पहली बार जो था ये ऐसा हुआ कि नेगेटिव में पहुंच गया जो यहाँ पर ऑयल का प्राइस था। नेगेटिव का मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझिएगा, आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा ये। नेगेटिव का मतलब ये है कि मान लीजिए मैं कल को अपनी कोई किताबें छापता हूं, ठीक है। वो किताबें मैंने छापी और वो किताबें इतनी ज्यादा छाप डाली मैंने कि वो किताबें मेरे घर पर रखने की जगह नहीं रही। तो मैं बोलने लगा कि ऐसा करो यार, ये किताबें लेकर चले जाओ, भले ही आप लोग मेरे से पैसे ले लो, इनको खरीदो मत, आप लोग मेरे से पैसे ले लेना, पढ़ो और एंजॉय करो, ठीक है। यानी कि मेरे पास में रखने की जगह नहीं है। अगर मुझे किताबें अब रखनी है जो एक्स्ट्रा हो गई है, तो मुझे पता चला कि एक कोई कमरा लेना पड़ेगा किराए पर, ठीक है। उसका मुझे किराया देना पड़ेगा 5-7-10 हज़ार रुपए। उसमें वो किताब में वहां पर रखूं, हो सकता है कल वो किताबें में दिमाग लग जाए, तो उस तरीके से अरेंजमेंट करनी पड़ेगी ताकि किताबें खराब ना हो। तो उसको मेंटेन करने में मेरा खर्चा आएगा। तो इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इससे अच्छा तो ये कि मैं 1-2 रुपये फिर सस्ता जो भी हो यहाँ पर, उसमें ये सारी किताबें निकाल दूं, बस अपना जैसे तैसे होगी, प्रिंटिंग कॉस्ट निकल जाए, प्रॉफिट को ध्यान में कुछ भी ना रखा जाए। तो इस तरीके से वो सारी किताबें निकाल दी जाए। यही काम यहां पर हुआ यूएसए के अंदर में। इनको जो इनका प्रोडक्शन था इतना ज्यादा हो गया था कि एक टाइम पर कोविड-19, हालांकि प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हुआ, कोविड-19 के चलते डिमांड इतनी कम हो गई एकदम, अप्रैल के महीने में जब शटडाउन चला ऑल ओवर वर्ल्ड में इकोनॉमी में, तो इनके पास में उसको रखने की जगह नहीं बची। अगर उसको अरेंज करेंगे रखने के लिए और जगह बनाएंगे तो उसमें इतना ज्यादा खर्चा आ जाएगा जिसकी कुछ हद नहीं है। तो इन्होंने ऐसा किया कि आप लोग लेकर जाओ, हम आपको 40 बैरल, $40 पर बैरल देंगे, आप लोग इसको लेकर जाओ। समझ रहे हो, इतना महंगा उनको पड़ जाता वो रखना कि $40 और देने को लिए तैयार थे यहां पर ये, पर आप लोग इसको लेकर जाओ। ऐसी भी कंडीशन यहां पर देखने को मिली उस टाइम पर, ठीक है। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सिचुएशन बनी होगी। जो क्रूड ऑयल है यहां पर, अगर क्रूड ऑयल के बारे में बात करें तो 2 क्रूड ऑयल आप लोग को देखने को मिलेंगे। वेस्ट जो टेक्सा इंटरमीडिएट है, और इसी के साथ में ब्रेंट, ये बेरेंट, ठीक है, ये बेरेंट, BRENT, ब्रेंट आप लोग बोल सकते हैं। तो ये 2 तेल हैं। तो जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है यहाँ पर, ये ओरिजिनेट होता है नॉर्थ सी के अंदर, ठीक है, जो शेटलैंड आइलैंड है और नॉर्वे के बीच में आप लोग को देखने को मिलेगा। बाकी जो वेस्ट टेक्सास है ये आप लोग को देखने को मिलेगा टेक्सास, लुसियाना, जो नॉर्थ डाकोटा, तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहां से ये बेसिकली तेल निकाला जाता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये मुझे लगता है कि आप लोग को कुछ नया सिखा के गई होगी, तो इसके बारे में याद रखिएगा। अब आप लोग के माइंड में ये चल रहा होगा कि प्रोडक्शन कौन करते हैं क्रूड ऑयल का मैक्सिमम, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रोडक्शन करने वाली कंट्री जैसे कि ईरान, इराक, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, ठीक है, गबन, इक्वेटोरियल गिनिया, ये रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये है यहाँ पर अंगोला, ठीक है, वेनेजुला, ये वो कंट्री है 13 मेंबर जो यहाँ पर इसको प्रोड्यूस करते हैं। अगर यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में अवेलेबल कम रहेगा, और मार्केट में अवेलेबल कम रहेगा तो इसका मतलब ये कि डिमांड जो है वो यहाँ पर उसके हिसाब से देखते हुए यह है महंगा होता हुआ नजर आएगा, ठीक है, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। अब जो सऊदी अरेबिया है वो यहां पर इसको लीड करता है। क्या है ये, इसको बोलते हैं ओपेक, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी कि जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती है उन कंट्री के बारे में बात की जा रही है। तो सबको बोला जाता है एक साथ कि आप लोग प्रोडक्शन जो है वो कम कर दो ताकि मार्केट में इसकी एक तरीके से वैल्यू बढ़े थोड़ा। तो सिंगल हैंडेड जो एक्सपोर्ट है यहाँ पर 10% ऑफ द ग्लोबल डिमांड यहाँ पर। तो अगर उसको आप लोग, ये जो बेसिकली ओपेक कंट्री है, ओपेक कंट्री सऊदी अरेबिया के द्वारा लीड की जाती है और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है यहाँ पर वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट जो है अगर ढंग से अगर हो पाता है, ठीक है, तो डिमांड के हिसाब से ऊपर नीचे इसको किया जा सकता है। तो अगर प्राइस लाना है, प्राइस डाउन लाना है तो प्रोडक्शन बढ़ा दो, प्रोडक्शन कम करोगे तो प्राइस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग अबाउट ना जो पार्टनरशिप है ग्लोबल ऑयल एक्सपोर्ट के बीच में, उसके हिसाब से अपना काम करते रहते हैं कि कब कब किस किस लेवल पर हम लोग को लेकर जाना है। कटिंग ऑयल प्रोडक्शन कंप्लीटली शट डाउन अगर ऑयल की फैसिलिटी है तो डिफिकल्ट डिसीजन होता है,
क्योंकि देखिए कई सारी कंट्री की डिपेंडेंसी रहती है उसके ऊपर, एकदम से उसको शट डाउन नहीं कर सकते। हाँ, कटिंग थोड़ा सा चल जाता है कि चलो आज इतना कर रहे हैं, जैसे कोई नहीं आज भैया इतना कर लिया, थोड़ा सा आज कल को कम कर लेना, ठीक है, तो उसमें थोड़ा समझ में आता है, पर लेकिन बिल्कुल शट डाउन करना तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये एक अलग फंडा है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहूंगा, ओपेक प्लस कंट्री का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ओपेक में जब प्लस लग जाते हैं तो इसका मतलब ये कि रसिया भी उसके साथ में आ गया, या फिर वो कंट्री जो ओपेक का पार्ट नहीं है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि रसिया भी काफी लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करता है ऑयल। कल को पता चला सब बोल रहे हैं कि जो ऑयल कट कर लो ओपेक कंट्री, रसिया बोला नहीं मैं तो ज्यादा और प्रोड्यूस करूंगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक तरीके से जो रसिया का मार्केट में तेल अवेलेबल रहेगा तो उसके प्राइस जो है वो ज्यादा डाउन नहीं हो जाएंगे, ठीक है, तो क्योंकि वो ऑलरेडी सप्लाई किया जा रहा है रेगुलर और ज्यादा सप्लाई कर रहा है। तो ओपेक प्लस जो है मिलकर काम करते हैं, अगर सारे मिलकर काम करेंगे तो ये सिचुएशन सुधरती है। तो जनवरी के महीने में 2021 में ओपेक और इसी के साथ में रसिया मिलकर काम कर रहे थे यहाँ पर कट करने के लिए ऑयल प्रोडक्शन। हालांकि इससे पहले यहाँ पर दोनों के बीच में रस्साकसी हो गई थी जब रसिया ने मना कर दिया था करने से, क्योंकि रसिया की इकोनॉमी ऑलरेडी जूझ रही है, G8 कंट्री में से बाहर निकाल दिया गया है। बाकी वेस्टर्न कंट्री के ऊपर यूएसए के द्वारा अब तक प्रेशर बनाए जा रहे थे कि न खरीदे, कई सारी और प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, इसके चलते कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिली। तो रसिया अब यहाँ पर मिलकर काम कर रहे हैं, तो आगे क्या नॉर्मल कंडीशन बनती है वो देखने को मिलेगा। तो ओपेक प्लस 1 जो है उसके बारे में भी आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। बाकी जब ओपेक हो ही रहा है तो एक बार ओपेक भी देख लीजिए आप लोग। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री जो है ये 1960 में बनाया गया था। कहां पर? बगदाद इराक के अंदर में। तो बनाया तो वहां पर गया था, पर लेकिन हेडक्वार्टर कहां पर है? वो है वियना ऑस्ट्रिया, ठीक है, इसके अंदर है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑस्ट्रिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है, जहां पर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, तो ये याद रखना। बाकी जो सेक्रेटरी जनरल है यह है मोहम्मद बारकिंदो। तो ये है कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। एक न्यूज है यहाँ पर, ये बेसिकली छोटी सी न्यूज है पर इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा इन्फॉर्म किया गया लोकसभा के अंदर, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना। मखाना जो है काफी ये इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, आप लोग इसको खा सकते हैं डेली, जो 4 से 5 मखाने अगर खाएंगे तो काफी अच्छे रहेंगे, आप लोगों की बोन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है, कैल्शियम भरपूर आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और नेशनल रिसर्च सेंटर जो है फॉर मखाना, ये दरभंगा बिहार में। तो दरभंगा बिहार के बारे में अगर आप लोग बात करें तो ये हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा मखाने प्रोड्यूस करने वाला एरिया है। इसी के साथ में मैथिली, इन जनरल मैथिली वाले एरिया में भी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो दरभंगा बिहार और मैथिली, ये याद रखिएगा। तो मखाना जो है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर कई बार दवाइयों में आप लोगों ने देखा होगा। वैसे तो खीर वगैरह जो ये सारी चीजें आप लोग बनाते हैं उसमें जैसे सांधानी डालते हैं, सांधा नॉर्थ इंडिया में आप लोगों ने सुना होगा। किस किसी ने सुना है सांधा? ये बताइए चलिए पहले आप, ठीक है, सांधा शब्द किस किसी ने सुना है? तो नहीं है कि जहाँ जब प्रेग्नेंट लेडी होती है, जब बच्चे को जन्म देती है, सांधा घर रखा होगा यार, सांधा खिला देना भाई, ठीक है, तो वो सारी चीजें, तो वो सब चीजों में काफी ज्यादा ये यूज भी होता है। तो काफी प्रोडक्टिव एक फूड आप लोग बोल सकते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा न्यू स्कीम लाई गई थी 9th 5 ईयर प्लान की ड्यूरेशन में 1997 से लेके 2002 में, ठीक है। तो 1997 से 2002 में यहाँ पर कैसे क्या क्या कंजर्व कर सकते हैं, क्या क्या रिसर्च कर सकते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं मखानी खेती में, वो फोकस दिया गया। ये हम लोगों ने बात करी यहाँ पर, ये बेसिकली 9th 5 ईयर प्लान था। 10th 5 ईयर प्लान के अंदर में बात करें तो यहाँ पर क्या किया गया 2002 से 2007 में, जो NRC है, ये बेसिकली नेशनल रिसर्च सेंटर जो था ये मखाने का मर्ज कर दिया गया और अंडर ला दिया गया किसके? यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन, ठीक है, तो इसके अंडर में ला दिया गया, जो कि कहां पर है? यह है पटना के अंदर में, विदाउट चेंजिंग द मैंडेट। ये मैंडेट जो है वो वैसा का वैसे ही बना रहा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, जिसके बारे में याद रखिएगा कि इसको इस तरीके से यहाँ पर इसके अंदर मर्ज किया गया। बाकी अगर आप लोग बात करें इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारी कंट्री के अंदर में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आती है, ठीक है। ये बनाई गई थी 1929 में, तो काफी पुरानी है। और त्रिलोचन महापात्रा आज के डेट में इसके डायरेक्टर हैं, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं छोटा सा, ताकि थोड़ा सा आप लोग को आइडिया भी हो जाए। बाकी तो जो भी वीडियो आएंगी वो आप लोगों के सामने आती रहेंगी, तो इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, जो वीडियो बोली है स्पेशल वो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है, उससे काफ़ी कुछ आप लोगों को नया सीखने को मिलेगा और लाइफ में किस तरीके चीज़ों को आके लेकर चलना है उसके बारे में भी आप लोग की एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है।